क्या आपने कभी सोचा कैसे हम अस्तित्व में आए, ब्रह्मांड, पृथ्वी और अंत में हम? क्या कभी मन में ही सवाल उठा कि क्या कनेक्शन है हमारे बीच? जब बात अस्तित्व की आती है तो हम कह सकते हैं कि दो ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहली एक परिणाम और दूसरी साधन जिसे एक परिणाम इस्तेमाल कर रहा है जीने के लिए। उदाहरण के लिए मछली इस्तेमाल करती है पानी, पर अगर एक दूसरे कोण से देखा जाए तो एक साधन अपने आप में एक परिणाम ही तो है, जो कि दूसरे साधन को इस्तेमाल कर रहा है अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल पानी कर रहा है, तो हर एक चीज परिणाम है जो कि दूसरे परिणामों को अपने साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम हर जिंदगी को गौर से देखें तो पाएंगे कि हर जिंदगी ने किसी न किसी प्रकार की क्षमता का विकास करके अपने साधन को हासिल करना सीखा है। जैसे कि एक चीता शिकार करता है एक हिरण का अपनी रफ्तार की क्षमता के आधार पर, वहीं एक हिरण सिम्बियन बैक्टीरिया की मदद से घास को पचा पाता है। तो इन क्षमताओं को हमने नाम दिया है इन्फॉर्मेशन, यानी कि दूसरे परिणाम के बारे में इकट्ठा की गई छोटी छोटी जानकारियों का समूह, जिससे कि उसका उपभोग किया जा सके खुद के जीने के लिए। उदाहरण के लिए हमारा दिमाग किसी चीज से परिवर्तित हुई रोशनी का इस्तेमाल उस चीज की 3 आयामी तस्वीर बनाकर उसे देखने में हमारी मदद करता है। पर यहाँ हम किसी वैज्ञानिक प्रमाण की बात नहीं कर रहे कि किस तरह से हमारा दिमाग रोशनी का इस्तेमाल चीजों को देखने में करता है, बल्कि हम यहाँ बात कर रहे हैं किस तरह से एक परिणाम ढेर सारी जानकारियों में से उन्हीं जानकारियों को फिल्टर या निकाल सकता है जिसे कि उसने खुद के लिए चुना हो। जैसे कि हम रोशनी के उस भाग को छोड़ देते हैं जिन्हें हम देखना जरूरी नहीं समझते, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट। मैंने यहाँ बात की पूर्व निर्धारित इन्फॉर्मेशन की। जी हाँ, हर परिणाम ने अपनी क्षमताओं को खुद चुना है, और ये जरूरी नहीं कि दो एक जैसी क्षमताओं की जानकारी भी एक ही हो। उदाहरण के लिए खुद की देखने की काबिलियत को अपने डॉगी से आंक कर देखिए। आपके डॉगी के पास ज़्यादा जानकारियाँ हैं, भले ही आप और वो रोशनी का इस्तेमाल देखने के लिए क्यों ना करते हों। तो हर क्षमता की एक तीव्रता है जिसके आधार पर वो उन्हीं जानकारियों को निकाल सकती है जो उस क्षमता के पास पहले से मौजूद हो। इस तीव्रता को हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन एक नियंत्रित रेखा है जिससे कि वो या तो उसी के बराबर या उससे कम ही जानकारी अपने साधन के बारे में प्रोसेस कर पाती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक क्षमता एक अकेली विकसित जानकारी नहीं है, बल्कि ये कई सारी जानकारियों से एकत्रित की गई छोटी छोटी जानकारियों का एक समूह है, जिससे कि मनचाही क्षमता का विकास किया जा सके, जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन में समझाया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए रोशनी 3 जानकारियों का एक समूह है जिसे कि उसने अपने साधन की जानकारियों से एकत्रित किया है। अब अगर कोई परिणाम रोशनी को किसी साधन के तौर पर किसी और साधन को देखने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो भी मनचाही छोटी छोटी जानकारियों को इन 3 जानकारियों से एकत्रित करता है, जिसे कि वो जरूरी समझता है जीवन यापन के लिए, और अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। अब इन्हीं क्षमता के आधार पर वो उन्हीं जानकारियों को प्रोसेस कर पाएगा जो उसने एकत्रित की है। इन छोटी छोटी जानकारियों को सेल्स कहते हैं, जिनसे एक इन्फॉर्मेशन बनती है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन एक परिणाम को विकसित करती है। सेल्स का एकत्रीकरण और एक इन्फॉर्मेशन का बनना 2 सेल्स के समायोजन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए क्यों आप और आपके मित्र के बीच घनिष्ठ मित्रता हुई? आप और आपके मित्र में ऐसा कुछ एक जैसा था जो कि समायोजित होने पर और भी शक्तिशाली हो गया। उसी तरह एक सेल दूसरे सेल से तभी समायोजित होता है जब उन दोनों के बीच एक ही क्षेत्र के प्रति एक जैसे पहचान चिन्ह हो। ये पहचान चिन्ह कुछ नहीं बल्कि अपने साधन के किसी एक सेल के पहचान चिन्ह को जानने की एक कुंजी मात्र है। 2 सेल्स के समायोजन को हम लॉजिकल ग्रेडिंग कहते हैं। पहचान चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जो एक परिणाम के द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे कि जब आप एप्पल बोलते हैं या सुनते हैं तो फौरन ही हमारा दिमाग सेब के फल के बारे में कल्पना करने लगता है। तो यहाँ एप्पल एक पहचान चिन्ह है उस फल के लिए जो कि हमारे लिए एक साधन है। दूसरा वो पहचान चिन्ह जिन्हें किसी परिणाम के सेल्स ने अपने लिए निर्धारित किया है अपने उन साधनों के प्रति जिन्हें उस परिणाम ने खुद अपनी जरूरतों के मुताबिक चाहा होगा बीते हुए कई वर्षों में, और क्रम विकास को जन्म दिया होगा। मान लीजिए पहचान चिन्ह भी एक साधन है जो कि एक परिणाम के लिए अपने ही साधन की पहचान इंगित करने के लिए भूतकाल में आई जरूरतों के हिसाब से ढलते चले गए। तो फिर ऐसा क्या मौजूद है एक सेल्स के अंदर जो कि इसके वजूद का प्रतीक है एक परिणाम में बदलने से भी पहले? इसका जवाब है समय। समय कुछ नहीं बल्कि बहती हुई ऊर्जा का समूह है कई सारे सेल्स के रूप में जो कि सफर कर रहे हैं समय में अपने ही प्रकार के किसी दूसरे सेल से समायोजित होने के मकसद के लिए। जब भी उसे एक ऐसा कोई सेल मिलता है उससे वो जुड़कर एक जानकारी या इन्फॉर्मेशन का निर्माण करता है। तो जीवन बहुत सारे सेल्स का एक समूह है जो कि अधिक से अधिक तार्किक क्रमता या लॉजिकल ग्रेडिंग से जुड़ते चले गए और एक परिणाम को जन्म दिया। ऊर्जा एक सेल के अंदर एक ही दिशा में आगे बहती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ऊर्जा ए से बहती हुई बी तक जाती है और फिर दूसरे सेल के शुरुआत बिंदु यानी ए से ही जुड़ती है। इस प्रकार एक सेल किसी जानकारी का निर्माण करता है। जितने सेल एक जानकारी जुड़ते जाते हैं वो जानकारी पहले से और भी बेहतर होती जाती है। बहती हुई ऊर्जा किसी सेल के अंदर 2 क्षेत्र का निर्माण करती है। पहला संग्रहण क्षेत्र या RE और दूसरा आकर्षित क्षेत्र या AE।
एक सेल अपने संग्रहण क्षेत्र की मदद से दूसरे सेल के आकर्षित क्षेत्र से निकलती हुई ऊर्जा क्षेत्र से प्रभावित होकर ये जान पाती है कि वह किस प्रकार की ऊर्जा का संचालन कर रहा है, या अगर वो उससे जुड़ जाए तो उसकी ऊर्जा उसे किसी साधन की दूसरी पहचान चिन्हों या दूसरी ऊर्जा को पहचानने के काबिल बना पाएगा। यहाँ ए और बी के बीच का रास्ता अगर कई हिस्सों में बट जाए या बटा हुआ हो तो इससे उस ऊर्जा की आवृत्ति भी बढ़ जाती है, जो कि एक सेल को दूर तक अपने लिए समायोजन ढूंढने में मदद करती है। एक सेल के अंदर बह रही ऊर्जा उसकी स्पीड कहलाती है। अब क्योंकि एक सेल या अकेली इंफॉर्मेशन की स्पीड उसकी एक हद को दर्शाती है, जो कि उसकी ही रफ्तार पर बह रही ऊर्जाओं या उस जैसी अन्य तीव्रता वाली ऊर्जाओं का विश्लेषण करने की काबिलियत को दर्शाती है। इसे हम ट्रैवलिंग स्पीड के नाम से जानते हैं, और समय में जहाँ वो ट्रैवल करती हैं उसे हम समय चक्र या टाइम सर्कल कहते हैं। कोई भी दो अलग अलग तीव्रता वाले परिणामों की दो अलग अलग ट्रैवलिंग स्पीड और समय चक्र होंगी। यहाँ दोनों समय चक्र और परिणाम एक दूसरे के लिए अदृश्य ही रहेंगे, फिर चाहे वो एक दूसरे के कितने पास ही क्यों ना हो। अगर कोई दो परिणाम के बीच कोई एक सेल या पूरी एक इंफॉर्मेशन एक समान है या एक जैसी है, तो वो दोनों एक दूसरे का उसी सेल या इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द ही विश्लेषण कर पाएंगे। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो समय ने परिणामों को उनके सेल्स और अंदर बह रही ऊर्जा के प्रकार और उसकी रफ्तार या तीव्रता के अनुरूप एक समूह में बांधा हुआ है। अब कल्पना कीजिए एक 4 लेन हाईवे का, जहां सारा ट्रैफिक एक ही दिशा में है। पहली लेन उन्हीं व्हीकल्स को चलने की इजाजत देगी जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर सकें, दूसरी 120, तीसरी 100 और इसी तरह चौथी। अब कोई कार तभी पूरी रफ्तार हासिल कर सकती है जब सिर्फ वही उस समय उस लेन में मौजूद हो। उदाहरण के लिए पहली लेन वाली कार अपनी पूरी रफ्तार भारी ट्रैफिक की वजह से हासिल ही ना कर पाए, जबकि चौथी लेन वाली कार पूरी तरह से खाली लेन की वजह से अपनी पूरी रफ्तार से दौड़े। तो यहाँ हर लेन उस कार की इंजन की शक्ति के अनुरूप उन्हें किसी लेन में दौड़ने को बाध्य कर रही है, ना कि उसकी वास्तविक रफ्तार के अनुरूप। तो इसी प्रकार कोई समय चक्र उन्हीं सेल या इन्फॉर्मेशन को उस समय चक्र में चलने को बाध्य करता है जो कि उस समय चक्र की रफ्तार से मेल खाती हो। असली रफ्तार एक समय में उस रफ्तार की मांग कर रहे अन्य एक जैसे सेल्स की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अगर किसी एक समय पर कोई एक ही सेल उपस्थित है तो पूरी ऊर्जा, अन्यथा वो बढ़ती चली जाती है, जैसे कि ऊपर वाले समय चक्र में दिखाया गया है। इस समय चक्र के रफ्तार के बंटवारे को स्रोटोल यानी कि स्पीड रेजिस्टेंस ऑफ टाइम ओवर लिविंग एंटिटी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जिंदगी सेल से निर्मित हुई किसी समय चक्र में अपना सफर करती हुई अपने लिए किसी पहचान चिन्ह को साधन में बदलने के लिए रफ्तार के लिए संघर्ष करती रहती है। साधारणतया जीवन जीने और मरने का नाम है। इसके बीच जिंदगी अपनी जरूरी साधनों के लिए संघर्षरत रहती है। उसी तरह कोई एक सेल अपने समय से प्राप्त रफ्तार से सफर करता है, साधनों को अपने परिणाम के लिए खोजता है और ऊर्जा के खत्म होने पर विलुप्त हो जाता है। तो जीवन की ऊर्जा को दो मुख्य श्रेणियों में यहाँ बांटा गया है: प्राथमिक ऊर्जा या इन्फॉर्मेशन, सहायक ऊर्जा या इन्फॉर्मेशन। एक परिणाम जो कि कई सारे सेल्स और इन्फॉर्मेशन का समूह है, और उन सेल्स और इन्फॉर्मेशन के अंदर बहने वाली ऊर्जा का योग ही उसकी स्पीड कहलाती है। अपनी इसी रफ्तार से नियंत्रित रूप से ट्रेवल करते हुए उस परिणाम के अंदर बहने वाली ऊर्जा अपने एक छोटे से हिस्से को रिहा करती जाती है, जो कि एक नए परिणाम का बाद में जन्म लेगी। यह ऊर्जा उतनी ही होती है जितनी की समय की एक इकाई में अपने उस साधन के संदर्भ में जिससे कि उसने इस ऊर्जा को प्राप्त किया था, जैसे कि हमारे लिए पृथ्वी सफर करने के लिए उस परिणाम को जरूरी होती है। तो इस तरह अपनी ऊर्जा का निस्तारण करते हुए उसकी पूरी ऊर्जा एक समय बाद खत्म हो जाती है और अंत में वो समय में ही खो जाता है। इस ऊर्जा को हम प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। प्राथमिक जानकारियाँ वो इन्फॉर्मेशन है जिनके अनुरूप एक परिणाम अपने वास्तविक रूप को दर्शा पाता है, जैसे कि मानव शरीर, जानवर या पेड़ पौधे। सहायक ऊर्जा उस सेल के अंदर बहती हुई ऊर्जा है जो उस ऊर्जा के द्वारा बनाए गए ऊर्जा क्षेत्र के अनुरूप साधन के सेल से संपर्क करके अपने लिए सबसे अच्छे साधन तक पहुंचने का रास्ता चुनती है या किसी खतरे को पहचान कर परिणाम को अपना रास्ता बदलने में मदद करती है। सहायक जानकारियां या इन्फॉर्मेशन अपने परिणाम को समय में कई सारे चाहे अनचाहे बदलावों से गुजार कर अपने उच्चतम अस्तित्व को पाने में मदद करती है। इस इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट इन्फो कहते हैं। अन्य शब्दों में हम इसे भाग्य या किस्मत के नाम से भी पहचानते हैं।